ओके, सो कल हमने फॉरेन कैपिटल देखा था। मैं एक बार ब्रीफ कर देती हूँ वापस से। क्या होता है आपका फॉरेन कैपिटल? फॉरेन कैपिटल वो सारी कैपिटल है, वो सारा कैश फ्लो है आपकी कंट्री में आने वाला, जो कंसेशनल भी हो सकता है और नॉन कंसेशनल भी हो सकता है, राइट। वो कैपिटल, वो कैश फ्लो जो आपकी कंट्री के अंदर आता है, राइट। और कैसा हो सकता है, क्या फॉर्म हो सकता है उसका? कंसेशनल फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन कंसेशनल भी हो सकता है। अब ये दो वर्ड्स क्यों यूज़ करे गए हैं यहाँ पे, कंसेशनल और नॉन कंसेशनल? ये हमने टर्म्स में, ये टर्म्स हमने किस में समझा था? इसके जो फॉर्म्स थे, इसके जो टाइप्स थे, उसके थ्रू ये पूरा का पूरा डिफाइन हो रहा था, राइट। तो हम एक बार इसके टाइप्स देख लेते हैं कि फॉरेन कैपिटल के टाइप्स क्या हैं। फॉरेन कैपिटल की मीनिंग आई होप क्लियर हो गई होगी। वो कैपिटल जो फॉरेन कंट्री से हमारी कंट्री में आता है। अगर आपकी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जा रहा है पैसा, कैपिटल, तो वो क्या कहलाएगा? वो उनके लिए फॉरेन कैपिटल कहलाएगा। उस कंट्री के लिए, जिस कंट्री में एंटर कर रहा है, जो रिसिपेंट कंट्री है, उसके लिए क्या कहलाएगा? फॉरेन कैपिटल कहलाएगा। वैसे ही अगर किसी दूसरे देश से आपके देश में पैसा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, अमेरिका से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो क्या होगा? वो आपके देश के लिए फॉरेन कैपिटल होगा, राइट। अब ये कंसेशनल भी हो सकता है, नॉन कंसेशनल भी हो सकता है। कंसेशनल मतलब जिस पर आपको कुछ ना कुछ छूट दी जाती है, और नॉन कंसेशनल मतलब जिस पर आपको किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलती, ठीक है। तो इसका हम टाइप्स देखते हैं तो आपको क्लियर होगी ये चीज़ और अच्छे से। फॉरेन कैपिटल को जब हम बाइफिकेट करते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसके दो फॉर्म्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला होता है फॉरेन एड और दूसरा होता है प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर हम बात करें फॉरेन एड की, तो एड किसे कहते हैं? एड होता है, हिंदी में हम कहते हैं सहायता, ठीक है, सपोर्ट, हेल्प। तो फॉरेन एड का मतलब है जब हम सहायता के रूप में किसी देश को कुछ कैपिटल देते हैं, कुछ कैपिटल प्रोवाइड कराते हैं। अब इसको हम फर्दर बाइफिकेट करें तो फिर इसके दो पार्ट्स हो गए। पहला है लोन्स, दूसरा है ग्रांट्स। तो इन दोनों में ही मैंने डिफरेंस बताया था आपको। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लोन जो होता है वो रिफंडेबल नेचर का होता है ना। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो आपको उसे वापस करना होगा। वैसे ही कंट्री में भी क्या होता है, अगर कंट्री किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी दूसरी कंट्री से लोन लेती है, तो उस कंट्री को क्या करना पड़ता है? उस लोन को उस टाइम पीरियड में चुकाना पड़ता है। टर्म्स एंड कंडीशंस तय होती हैं कि वो लोन कितने समय के लिए मिलेगा, कितने इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, इंटरेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से तय होती हैं। और जो भी ये प्री डिटरमाइंड रूल्स होते हैं, प्री डिटरमाइंड कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं? उस लोन को क्या करते हैं? वापस करते हैं, रीपे करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रांट्स की, तो ग्रांट्स क्या होती है? नॉन रिफंडेबल होती हैं। ग्रांट्स के तौर पे जो आपको सहायता मिलती है वो आपको वापस नहीं करनी होती। अगर हम बात करें आज के टाइम की, तो ग्लोबल कॉपरेशन का टाइम है ना। अगर कोई एक देश मुश्किल में होता है, किसी एक इकोनॉमी में क्राइसिस आए होते हैं, तो क्या होता है? वर्ल्ड की जो बाकी सारी इकोनॉमीज़ हैं वो उसकी हेल्प के लिए आगे आती हैं। अभी कोविड आउटब्रेक में भी आपने देखा होगा, इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ की हेल्प की, जो आपकी लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती हैं। काफ़ी सारी कंट्रीज़ को उसने क्या किया है? फ़ंड प्रोवाइड कराया है। या अगर अभी सेकेंड वेव की बात करें तो इंडिया को बहुत सारी कंट्रीज़ ने इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं, है ना। तो ये कैसी हेल्प है? इसके बदले में इंडिया को कुछ देना नहीं पड़ा है, या इंडिया ने जो कैपिटल दिया है, जो फंड दिया है, उसके बदले में उसने कुछ लिया नहीं है। तो ये किस में आएगा? ये ग्रांट्स में आएगा, है ना। ग्रांट्स के बदले में आपको कुछ नहीं देना होता है। ग्रांट एक तरह का फ्री कॉस्ट होता है ना, फ्री कॉस्ट सर्विस होती है। अच्छा, और क्या डिफरेंस होता है? लोन के लिए, लोन जिस पर्पस के लिए दिया जा रहा है वो आपसे पूछा नहीं जाता। जनरली जब कोई भी कंट्री अप्लाई करती है लोन के लिए, तो उससे ये नहीं पूछा जाता आप लोन क्यों ले रहे हो, आप इसको कहाँ लगाओगे। लेकिन जब ग्रांट दी जाती है तो कई बार हमारा जो पर्पस होता है वो स्पेसिफिक होता है। मतलब आपसे कह दिया जाता है कि ये ग्रांट इस काम के लिए दिया जा रहा है, तो आपको उसका जो पैसा है वो उसी में खर्च करना होता है। और कई बार इसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी किया जाता है कि आपको जो ग्रांट दी गई है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कुछ बदले में नहीं लिया जा रहा है, तो ये देखते हैं कि कहीं इसका आपने मिसयूज़ तो नहीं कर दिया। तो इसका कई बार क्रॉस वेरिफिकेशन भी करती हैं, और कई बार नहीं भी होता है। लेकिन जो ग्रांट्स है वो जनरली रिलीफ पर्पस के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया एड का पार्ट। दूसरा पार्ट है आपका इन्वेस्टमेंट का। ये डिफरेंस समझिएगा। अगर फॉरेन कैपिटल आएगा तो फॉरेन कैपिटल में आपको फॉरेन एड और प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों डिफाइन करने हैं। लेकिन अगर आपसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पूछा जाएगा तो आपको क्या डिफाइन करना है? आपको जो सेकेंड पार्ट है सिर्फ वो डिफाइन करना है।
तो इसमें क्या आएगा आपका, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो सारे इन्वेस्टमेंट जो किस लिए किए जाते हैं, कॉमर्शियल पर्पस से किए जाते हैं। और जब हम बात करते हैं कॉमर्शियल पर्पस की, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, फिर हमने इसको फर्दर बाइफिकेट किया है, क्या है, एफडीआई और एफपीआई। क्या था एफडीआई और एफपीआई? एफडीआई आपका था, एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफपीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब जब हम बात करते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी बिजनेस में, किसी भी जहाँ पर भी आप पैसा लगा रहे हो फॉरेन कंट्री में, जिस भी कंपनी में, वहाँ क्या कर रहे हो, आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हो। डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का क्या मतलब हो गया, डायरेक्ट इन्वेस्ट करने का मतलब है आप सीधे सीधे उस कंपनी की ओनरशिप एक्वायर कर रहे हो, है ना, ओनरशिप ले रहे हो उस कंपनी की, यही मतलब तो हुआ। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपकी एफपीआई की, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ आप क्या करते हो, वहाँ आपको ओनरशिप नहीं मिलती है, वहाँ आप एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए सिर्फ क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, कुछ प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हो। एफडीआई और एफपीआई में यही अंतर है। एफडीआई और एफपीआई का डिफरेंस कई बार पूछ लिया जाता है, तो इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एफडीआई क्या है आपका, एफडीआई है जहाँ पर आप बिजनेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो। डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का क्या मतलब हुआ, डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का मतलब है, सपोज इंडिया में कोई कंपनी रन कर रही है और जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से किसी दूसरी कंपनी ने आकर उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है, या किसी दूसरी कंपनी ने आके उसके 51% शेयर्स को खरीद लिया, या किसी दूसरी कंपनी ने पार्टनरशिप में इंडिया में आके कोई बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, तो उसको कहेंगे हम एफडीआई। मतलब उसका डायरेक्ट कंट्रोल है, आपकी कंट्री में जो बिजनेस चल रहा है उस पर जो कंट्रोल है डायरेक्ट, वो किसका है, वो किसी फॉरेन कंपनी का है। तो वो आपका एफडीआई का पार्ट होता है। इसमें आपको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, आपको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, आपको ओनरशिप मिलती है ना। सिर्फ आपको एक प्रॉफिट का एक पार्ट नहीं मिलता है, आपको साथ ही साथ उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का पार्ट बनने का भी मौका मिलता है अगर आप एफडीआई कर रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ एफडीआई में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ह्यूज होती है, क्योंकि अगर आपको ओनरशिप चाहिए कंपनी की तो डेफिनेटली आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने होंगे। या तो आप अपनी ही कंपनी की ब्रांच ओपन करोगे जाके, सपोज आपकी इंडिया में कोई कंपनी चल रही है ना, तो आपने क्या करा, बाहर जाकर अमेरिका में जाके उसकी कोई ब्रांच इस्टेब्लिश कर दी, तो अमेरिका के लिए वो क्या होगा, वो एफडीआई कहलाएगा। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अमेरिका में कोई कंपनी ऑलरेडी रन कर रही थी और इंडिया की कोई कंपनी गई और उसने उसे खरीद लिया, ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगा, वो एफडीआई कहलाएगा। वहाँ पर क्या है, आपकी ओनरशिप है। एफपीआई में आप क्या करते हो, एफपीआई में आप क्या करते हो, एफपीआई में आप जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके शेयर्स को परचेज कर लेते हो, है ना। जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है, उसके कुछ परसेंट, 1%, 2%, 5%, 10% शेयर परचेज करते हो। शेयर परचेज करने का जो आपका मोटिव है वो क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। आपको सिंपली प्रॉफिट से मतलब होता है, आपको कंट्रोल नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो प्रॉफिट मोटिव के लिए जब हम इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो वो क्या होता है, वो होता है एफपीआई। और जब हम कंट्रोल लेने के लिए, कंट्रोल बनाने के लिए, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए फॉरेन में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, फिर हम जाएंगे एफडीआई की तरफ। अब इसका फर्दर बाइफिकेशन देखिए क्या है। एफडीआई को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, होली ओन्ड सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर एंड एक्विजिशन। होली ओन्ड सब्सिडरी का क्या मतलब हुआ, पूर्ण अधिकार उसी जो आपकी फॉरेन कंपनी है या फॉरेन इन्वेस्टर है, पूर्ण अधिकार होली जो उसका राइट है वो सिर्फ उसी का होगा, है ना। 100% जो शेयर्स होंगे वो उसी के होंगे। और उस सपोज आपने एमएनसीज का कॉन्सेप्ट सुना है, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो उसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है उसका हेड ऑफिस तो किसी एक कंट्री में होता है। सपोज ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कोई कंपनी है और उसने क्या करा, अपनी ब्रांच खोल दी आके इंडिया में, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी होली ओन्ड सब्सिडरी, है ना। वो सब यहाँ पर जो उसकी ब्रांच है, यहाँ पे जो उसकी कंपनी है वो उसकी सब्सिडरी की तरह काम कर रही है। होल्डिंग कंपनी का है, होल्डिंग कंपनी है ऑस्ट्रेलिया में, या फिर यहाँ की किसी कंपनी को उसने एज अ सब्सिडरी खरीद लिया, तो वो भी क्या कहलाएगी, उसकी होल्डिंग कंपनी का है, ऑस्ट्रेलिया में है, पर सब्सिडरी इंडिया में काम कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 100% ओनरशिप किसकी है, उस उस ऑस्ट्रेलियन कंपनी की है। सेकेंड है आपका ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर मतलब साथ में, किसी के साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट करना।
अमेरिका का कोई इन्वेस्टर है, उसने क्या करा, इंडिया के किसी इन्वेस्टर के साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट करा, ज्वाइंट वेंचर करा है ना, पार्टनरशिप में स्टार्ट किया। और लास्ट क्या आपका एक्विजिशन, मतलब यहाँ पर कोई कंपनी ऑलरेडी काम कर रही थी और बाहर से कोई कंपनी आई और उसने उसको एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, परचेज कर लिया, ठीक है। तो ये आपके एफडीआई के पार्ट थे। एफपीआई के पार्ट्स अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट या तो एफआईआईज के थ्रू होता है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, या फिर आपका एनआरआईज जितने इन्वेस्टमेंट करते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो सारे इन्वेस्टमेंट भी आपके एफपीआई में आते हैं। उसके बाद आपका था जीडीआर एंड एफसीसीबीज। जीडीआर का फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और एफसीसीबीज का फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। दोनों का ही काम सेम होता है, दोनों को ही हम क्यों यूज़ करते हैं, फॉरेन कैपिटल को रेज करने के लिए यूज़ करते हैं। बस ये दोनों टर्म्स हम देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो जीडीआर और एफसीसीबी दोनों को ही हम किस लिए यूज़ करते हैं, फंड रेज करने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि फंड रेज की ज़रूरत क्या पड़ रही है। कई बार होता है, फॉर एग्जांपल अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने कैपिटल अपनी जो भी थी है ना, उसके अकॉर्डिंग उसने शेयर इशू करे और अमेरिका से उसने फंड रेज किया, पर उसको लगा कि अमेरिका से जितना फंड रेज हुआ है वो एडिक्वेट नहीं है ना, वो ग्लोबल लेवल पे काम करना चाह रहे हैं, वो और ज़्यादा कैपिटल को रेज करना चाह रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज पे खुद को रजिस्टर करा लेंगे। ओवरसीज मतलब जो ग्लोबल है ना, हर कंट्री में उसका एप्लीकेशन। तो वो क्या करेंगे, ओवरसीज स्टॉक एक्सचेंज पे खुद को क्या कराएंगे, रजिस्टर कराएंगे और अपने शेयर्स को ग्लोबली लॉन्च कर देंगे, या कह दो ग्लोबली इशू कर देंगे। ग्लोबली इशू करने का मतलब ये हो गया कि अब किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी इन्वेस्टर उनके शेयर्स को परचेज कर सकता है ना। तो इस तरह से वो क्या करेंगे, वो कैपिटल रेज करने का काम करेंगे। हो सकता है 20 इन्वेस्टर्स इंडिया से आए, 25 इन्वेस्टर ऑस्ट्रेलिया से आए, 30 इन्वेस्टर अफ्रीका से आए। तो इस तरह से अलग अलग देशों के जो विनियोगकर्ता हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने उनकी कंपनी के शेयर्स को खरीदा और इससे क्या हुआ, जो इन्वेस्टर हैं उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। भाई अपने देश में तो आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो, पर जिनके पास कैपिटल ज़्यादा होती है वो कोशिश करते हैं कि बाहर भी इन्वेस्ट करें, तो उन्हें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल गई। और दूसरी तरफ जो कंपनी थी अमेरिका की, उसको क्या हुआ, उसको फंड मिल गया है ना, उसको कैपिटल मिल गई, उसके लिए कैपिटल रेज हो गई। तो दोनों का फ़ायदा है, दोनों का एक तरह से बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, जो उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं वो एक्सपैंड हो रही हैं। तो जब शेयर खरीदा आप सपोज इंडिया के किसी इन्वेस्टर ने खरीदा, तो जो कंपनी है जो उसे रिसिप्ट इशू करेगी उसको हम कहते हैं जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो आप अपनी डोमेस्टिक कंट्री में आप प्राप्त करते हो, लेकिन वो किस पर ट्रेडेड होती है, वो फॉरेन शेयर्स पर है ना, फॉरेन कंपनी के शेयर्स की रिसिप्ट होती है और वो उसी पर ट्रेडेड होती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एफसीसीबी की, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड की, तो ये क्या है, ये भी फंड रेज करने का ही तरीका है। जनरली आपने सुना होगा कि जो हमारी सरकार होती है, जब उसे पैसों की ज़रूरत होती है, फंड की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करती है, वो सिक्योरिटी बॉन्ड्स इशू कर देती है, और जो बैंक्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, उस बॉन्ड को परचेज कर लेते हैं। तो इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको सेफ इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलता है। भाई गवर्नमेंट इशू कर रही है, तो जो ऑप्शन है, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, वो कैसी है, वो सेफ है। दूसरी तरफ सरकार को जो पैसों की ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर जब बॉन्ड खरीदते हैं, बैंक्स जब बॉन्ड खरीदते हैं, तो बदले में सरकार को पैसा देते हैं ना, उस बॉन्ड की कीमत देते हैं। तो सरकार जब फंड रेज करना चाहती है तो क्या करती है, बॉन्ड इशू करती है। सिमिलरली जब फॉरेन कंपनी फंड रेज करना चाहती है बाहर की कंट्री से, तो वो क्या करती है, वो भी बॉन्ड इशू कर देती है। एफसीसीबी इसे एफसीसीबी कहते हैं, और ये एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आपका जो जीडीआर है वो डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एफसीसी, भाई काम तो दोनों का एक है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है कि जो जीडीआर है वो डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, पर आपका जो एफसीसीबी है वो डेट इंस्ट्रूमेंट है ना, आप एक तरह से उधार ले रहे हो। और दूसरी बात, आपका जो ये बॉन्ड होता है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये कन्वर्टेबल नेचर का होता है, इसलिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्टेबल नेचर का होता है। और कन्वर्टेबल नेचर से क्या मतलब हुआ इनका, कन्वर्टेबल नेचर से मतलब है कि इस डेट को आप कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने सुना होगा डिबेंचर्स और शेयर्स, दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जो डिबेंचर्स है वो क्या होते हैं, वो डेट नेचर के होते हैं, और जो इक्विटी है वो आपका
वो शेयर्स होते हैं, है ना, वो इक्विटी होते हैं, वो डेट नेचर के नहीं होते। तो कई बार होता है ना कि आप अपने डिबेंचर्स अगर कन्वर्टेबल हैं तो आप क्या कर सकते हो, उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी है कि जो आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है वैसे तो वो डेट नेचर का होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप उसे शेयर्स में, आप उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी वजह से उसका नाम होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। आई होप आपको टाइप्स अब क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। मैंने दोबारा इसको ब्रीफ कर दिया वापस से क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। अब हम देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है, दैट इज सिग्निफिकेंस एंड नीड फॉर फॉरेन कैपिटल। दो बस आपकी हेडिंग्स बची हैं, एक आपको नीड पढ़नी है और दूसरा आपको इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम नीड देखते हैं। आखिर फॉरेन कैपिटल की नीड हमें पड़ती क्यों है, ज़रूरत पड़ती क्यों है? भाई आपके देश में भी तो इन्वेस्टर्स हैं, आपकी कंट्री में भी तो इन्वेस्टर्स हैं, आप अपनी कंट्री के इन्वेस्टर्स से भी तो फंड रेज करते हो, अपनी कंट्री में भी तो कैपिटल रेज करते हो, तो आपको फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम ये देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इनएडिक्वेसी ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल। इनएडिक्वेसी ऑफ डोमेस्टिक कैपिटल को हिंदी में कहेंगे जब हमारी घरेलू मुद्रा पर्याप्त ना हो, या कह लो घरेलू मुद्रा की अपर्याप्तता, ठीक है। आपकी डोमेस्टिक कैपिटल जब एडिक्वेट नहीं होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, जो आपकी अतिरिक्त मुद्रा की जो ज़रूरत होती है, जो एक्स्ट्रा कैपिटल आपको चाहिए होती है, वो आप कैसे रेज कर सकते हो, वो आप फॉरेन कैपिटल के तौर पर रेज कर सकते हो, ये बताया गया है यहाँ पे। आपने देखा होगा जो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ दो तरह की होती हैं जनरली, है ना, आपकी डेवलप्ड और डेवलपिंग। ऑल्दो डेवलपिंग को फिर से उन्होंने और क्लासिफाई करके लीस्ट डेवलपिंग किया है, पर जनरली अगर मोटा मोटा देखें तो या तो डेवलप्ड होगा या तो डेवलपिंग होगा। तो जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टाइम टू टाइम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं, काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलते हैं ना, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए टाइम टू टाइम काम होता रहता है और काफ़ी सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, स्कीम्स चलाई जाती हैं। कभी ब्रिजेस बन रहे हैं, कभी मेट्रो बन रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर हम बात करें आपके डोमेस्टिक कैपिटल की, तो कई बार ऐसा होता है कि वो इनएडिक्वेट होती है, वो अपर्याप्त होती है। आपके यहाँ जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, आपके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, कई बार हमारी जो मुद्रा होती है, हमारा जो पूंजी होती है, वो अपर्याप्त होती है। अभी रिसेंट में आपने सुना होगा काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, जैसे कि आपका मेट्रो से रिलेटेड आपकी जितनी भी स्मार्ट सिटीज़ हैं वहाँ सब मेट्रो बनाई जा रही है, या आपकी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आया है। तो ज़रूरी नहीं है ना कि उन सभी प्रोजेक्ट्स को हम एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी कैपिटल का यूज़ करें, या हमारे पास जो कैपिटल है डोमेस्टिक कैपिटल वो उसके लिए एडिक्वेट हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फॉरेन कैपिटल का यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाने के लिए, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हम प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, और कई बार उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना हमारी जो कैपिटल होती है उसके बस में नहीं होता। हमारी जो कैपिटल होती है उसके लिए अपर्याप्त होती है, इनएडिक्वेट होती है ना, सफिशिएंट नहीं होती। तो उसके लिए हमें क्या होता है, फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। आप कह सकते हो फॉरेन कैपिटल आपकी वहाँ पर काम आती है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, फॉरेन कैपिटल कैन शो द वे फॉर डोमेस्टिक कैपिटल। डोमेस्टिक कैपिटल के रास्ता बनाती है, जो आपकी विदेशी पूंजी होती है वो आपकी घरेलू पूंजी के लिए रास्ता तैयार करती है। कैसे, देखिए अभी हमने बात की थी एफडीआई की। एफडीआई में क्या होता है, आपकी बाहर की जो कंपनीज़ है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, वो क्या करती है, अपनी ब्रांच ओपन करती हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाके, या फिर आपकी कंट्रीज़ के बिजनेसेस में अपना शेयर लगाती हैं, अपना पार्टनरशिप पर वो काम करती हैं, या उसको एक्वायर कर लेती हैं, है ना, इस तरह का काम होता है। तो इससे क्या होता है, इससे बिजनेस में एक्सपेंशन होता है। भाई बाहर की कंपनीज आकर आपके यहाँ अगर अपना ब्रांच ओपन कर रही हैं तो डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा, और आपकी इकोनॉमी में जो बिजनेस है, जो मार्केट है, उसका एक्सपेंशन होगा। तो जब जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, काम मिलेगा, तो क्या होगा, वैसे वैसे लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, है ना, लोगों के पास पैसा आएगा। वही कोई अनएम्प्लॉयड है तो डेफिनेटली वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा,
लेकिन जब वो एम्प्लॉयड हो जाएगा, जब उसको नौकरी मिल जाएगी, तो कंजम्पशन करने के बाद जो उसके पास बचेगा, जो सेविंग होगी, उसको वो क्या करेगा, अच्छी से अच्छी जगह इन्वेस्ट करेगा। तो जो आपकी डोमेस्टिक कैपिटल है उसके लिए भी रास्ता बनता है, उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट की नई नई अपॉर्चुनिटीज सामने आने लगती हैं जब आपकी फॉरेन कैपिटल किसी इकोनॉमी में एंटर करती है। और खासकर एफडीआई के रूप में, क्योंकि एफपीआई में आप शेयर्स परचेज कर रहे हो, आपका जो मोटिव है वो सिंपली प्रॉफिट मोटिव है, आप वहाँ पर जाके कोई एक्सपेंशन नहीं कर रहे बिजनेस का। लेकिन एफडीआई की बात करें तो वहाँ पर तो आप फिर वहाँ जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ पे बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो ना, उनकी मार्केट एक्सपैंड हो रही है, इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और उन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आपकी जो घरेलू पूंजी है उसके लिए भी रास्ता बनेगा, उसके इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे अवसर, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, फॉर स्पीडिंग अप इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आर डेवलपिंग कंट्री। फॉरेन कैपिटल का जो रोल होता है, और इसमें फॉरेन कैपिटल में भी जो एफडीआई का रोल होता है, वो आपके डेवलपिंग कंट्री में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री आपकी वो कंट्री होती है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा होता है, जहाँ पर सब कुछ आपका पूरा का पूरा मार्केट, आपका पूरा का पूरा बिजनेस ग्रोथ पर होता है ना, एक इंक्रीजिंग फेज में होता है, चीज़ें सब इंक्रीज कर रही होती हैं। ठीक है, जो डेवलप्ड है वो तो डेवलप हो चुका है, वहाँ तो सब कुछ इंक्रीज हो चुका है ना, वो तो ऑप्टिमम पॉइंट पे है। लेकिन जो डेवलपिंग है वो क्या है, वो अपने इंक्रीजिंग फेज पे है, चीज़ें अभी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई हैं वहाँ पे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक किक मिलती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती हैं अगर आपका फॉरेन कैपिटल आपकी इकोनॉमी में एंटर कर रहा है। अभी जैसे मैंने बताया था कि जब फॉरेन कंपनीज आती हैं, अपनी ब्रांच ओपन करती है, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। एक तो हमारी कंट्री को नई नई चीज़ों का पता चलता है ना, लोग नई नई चीज़ें कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं जब फॉरेन, क्योंकि जब कंपनी बाहर से आती है तो अपने साथ बहुत कुछ लाती है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लेके आती है, नए नए प्रोडक्ट्स लेके आती है, वो प्रोडक्ट्स जो हमारे यहाँ नहीं बनते या हमने देखा नहीं होता उन्हें, हमने सुना नहीं होता, नए नए गैजेट्स आने लगते हैं। आपने देखा है पिछले अगर मैं बात करूँ 2 और 3 डिकेड्स की, है ना, लास्ट 2-3 डिकेड्स में कितना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, ऐसे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जो पहले लोगों ने नाम भी नहीं सुना था, टेक्नोलॉजी कितना डेवलप हुई है, कितना ग्रो की है, आपकी मार्केट ने कितना ग्रो किया है, पहले ऑनलाइन का नाम भी नहीं था। और आजकल सारी की सारी इकोनॉमी ऑनलाइन रन कर रही है ना, एजुकेशन ऑनलाइन चल रही है, आपका बैंकिंग ऑनलाइन चल रहा है, आपकी सेलिंग परचेजिंग ऑनलाइन चल रही है, ई कॉमर्स ने कितना ज़्यादा ग्रो किया है। तो ये किस वजह से हुआ है, आपका ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है ना, फॉरेन कैपिटल एक का इंटीग्रेशन होना, और फिर उसके बाद जब कैपिटल आती है तो साथ में और भी कई चीज़ें लाती है, टेक्नोलॉजी लाती है, नए नए प्रोडक्ट्स लाती है, नए नए आइडियाज़ लाती है। और जब वो सारे आइडियाज़, वो कंपनीज आपकी इकोनॉमी में एंटर करती हैं, तो आपकी इकोनॉमी में, आपकी कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलता है ना, उन्हें नौकरी मिलती है। बाहर से कोई कंपनी आकर यहाँ अपनी ब्रांच खोलेगी तो वो क्या करेगी, वो क्या अपने बंदे लेके आएगी। हाँ, अगर चाइना की कोई कंपनी यहाँ आएगी, आपने देखा होगा मोबाइल कंपनीज कितनी, चाइना का ही डोमिनेंस है आजकल, या जापान का डोमिनेंस आपने देखा है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, कितने अच्छे अच्छे गैजेट्स और टीवी, रेफ्रिजरेटर, इनकी कंपनीज हैं। तो अगर आप जाते हो कुछ भी परचेज करने, है ना, चाइना के ब्रांड का कुछ अगर आप खरीदते हो, जापान के ब्रांड का कुछ आप खरीदते हो, साउथ कोरिया का कुछ खरीदते हो, तो जब आप उनके शोरूम में एंटर करते हो तो आपको एम्प्लॉयज़ कौन से दिखते हैं, इंडिया के दिखते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि साउथ कोरिया की कंपनी साउथ कोरिया से लोग लेके आ रही है, ये पॉसिबल नहीं होता ना। तो जब वो कंपनी आपके यहाँ आकर ब्रांच ओपन कर रही है, आपके यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर रही है, तो आपके देश के लोगों को ही तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, आपके देश के लोगों को ही तो नौकरियां मिल रही हैं। और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उनकी इनकम होने लगेगी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ने के रिजल्ट में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, है ना, इंटरेस्ट रेट इम्प्रूव होंगे, आपका कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्रूव होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, ये किसका पार्ट है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं क्या होती है, इन्हांस होती है, उसका जो स्पीड है वो कैसा होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसका सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी होती है वो इंक्रीजिंग फेज में होती है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स नीडेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमें करना है अपने देश में तो बहुत सारे हमें प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको सड़कें बनवानी पड़ेंगी, आपको ब्रिजेस बनवाने पड़ेंगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, है ना। अगर आजकल आप देख रहे हो इंटरनेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, जगह जगह इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, तो इंटरनेट के यूज़ को आपको थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ेगा, है ना। कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी, सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी, आपको मेट्रो बनानी पड़ेंगी, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेडिंग अच्छे से हो सके तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको अच्छी व्यवस्था करनी पड़ेगी, अच्छे अच्छे रेलवे स्टेशंस, अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स बनवाने पड़ेंगे, तभी तो इकॉनमी डेवलप होगी। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है किसी इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको इकॉनमी को डेवलप करना है तो आपको एक अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है बिल्डिंग्स बनवाना, और ये क्या बोलते हैं, ब्रिजेस बनवाना, रोड्स बनवाना, फैक्ट्रीज लगवाना, है ना, इस तरह का काम करना। तो जब इतने बड़े बड़े काम हैं, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसमें करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, राइट। आपका मेट्रो के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं पे डैम बन रहा है ना, फ्लड ना आए उसके लिए कई व्यवस्थाएं की जाती हैं। कितने साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया है, तो साइंस से रिलेटेड काफ़ी सारी लैब्स बनती हैं, या हेल्थ सेक्टर की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल्स बनते हैं, और नई नई फैक्ट्रीज़ ओपन होती हैं, इंडस्ट्रीज़ ओपन होती हैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत को, उन प्रोजेक्ट्स में जो कैपिटल की ज़रूरत है उसको पूरा करने में जो आपका फॉरेन कैपिटल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है। इसी वजह से बोला गया है फाइनेंसिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स नीडेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स ज़रूरी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़रूरी है, उसको क्या करता है, फाइनेंस करता है ना, उसको वित्त प्रदान करता है। ठीक, लास्ट पॉइंट नहीं है, सेकेंड लास्ट है। सेकेंड लास्ट देखिए क्या है, brings in technological know-how, business experience and knowledge। आपकी कंट्री में, ये पॉइंट भी अभी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जब आपकी कंट्री में फॉरेन कैपिटल एंटर करता है, फॉरेन कैपिटल आता है, तो वो अपने साथ और भी बहुत सारी चीज़ें लाता है, नए नए आइडियाज़ लाता है, नई नई नॉलेज लाता है, नई नई टेक्नोलॉजी लाता है। आपने देखा होगा जितने भी ये इंटरनेट है जैसे, या नए नए गैजेट्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट बाहर से ही तो आया है, हमने बाहर से अडॉप्ट किया है, अब हमारी कंट्री में भी बनने लग गया है ना। तो हम, और यही अगर हम देखें रिवर्स में, तो हमारी कंट्री में ऐसी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे योग, आयुर्वेद, जो कि यहाँ से बाहर गया है, जिसकी नॉलेज बाहर वालों को नहीं थी, राइट। अब बाहर की बाकी सारी कंट्रीज़ ने उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है। जो आयुर्वेद की चीज़ें जो इंडिया में लोग नहीं यूज़ करते, वो बाहर के फॉरेनर्स आजकल यूज़ करने लगे हैं। तो उन्होंने क्या करा है, हमारी नॉलेज को अडॉप्ट किया है। और ये कैसे पॉसिबल हुआ है, जब हमने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई और हमारा जो कैपिटल है वो एक दूसरे की कंट्री में आना जाना स्टार्ट हुआ। हमने बाहर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और बाहर वालों ने यहाँ इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उस कंट्री के बारे में आपको काफ़ी कुछ सर्च करने को मिलता है, आप काफ़ी कुछ जानते हो उसके बारे में, है ना। नॉलेज एक्सचेंज होती है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज होती है, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। तो उसकी वजह से भी इकॉनमी आपकी क्या करती है, डेवलप करती है। एक तरह का कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट बनता है। आपने उनकी मदद की, उन्होंने आपकी मदद की, आपने उनसे कुछ सीखा, उन्होंने आपसे कुछ सीखा। तो इस तरह से क्या होता है, टेक्नोलॉजी का भी स्प्रेड होता है, नॉलेज का भी स्प्रेड होता है, एक्सपीरियंस मिलता है लोगों को। भाई आपकी कंपनी बाहर जाके जब इन्वेस्ट करेगी तो वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ का क्या ट्रेडिशन है, वहाँ की क्या स्ट्रैटेजी है, वहाँ लोग कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को, वहाँ एम्प्लॉयज़ कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। या बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके इन्वेस्ट करेगी तो उसे इंडिया का कल्चर पता चलेगा। तो इस तरह से क्या होता है, नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का, एक्सपीरियंस का एक्सचेंज होता है, जो कि बेनिफिशियल है, राइट। लास्ट पॉइंट है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, पहली बात तो क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है, एक तो आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल नेचर के, एक होता है रेवेन्यू नेचर के, राइट। जो आपके शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, है ना, करंट जैसे कहते हैं। और जो आपके लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे आपने बिल्डिंग खरीदी, मशीन खरीदी, तो वो किस में आता है, वो कैपिटल नेचर में आता है।
अगर आपकी कंपनी है, आपने अपनी एम्प्लॉयज़ को पेमेंट किया कुछ, तो वो किस में आएगा, वो रेवेन्यू नेचर में आएगा। ठीक है, क्लियर। अब रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है आपकी कुछ रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी होती हैं और आपकी कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं। आपके कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जो वो एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर के हैं, जो कैपिटल नेचर के नहीं है, रेवेन्यू नेचर के। और रिसिप्ट का मतलब है आपको मिलने वाले वो पेमेंट्स जो आपके रेवेन्यू नेचर के हैं, कैपिटल नेचर के नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, कैसे हैं, शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो जब आप अपने रिसिप्ट में से एक्सपेंडिचर को घटाते हो तो कुछ बैलेंस बचता है। ठीक है, अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं और आपका रेवेन्यू कम है, ठीक है, अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, आपको खर्चे ज़्यादा करने पड़ रहे हैं और आपको मिल कम रहा है, तो आप किस में रहोगे, आप रहोगे डेफिसिट में। ठीक है, और अगर आपको मिलने वाला अमाउंट ज़्यादा है, रिसिप्ट ज़्यादा है और आपका एक्सपेंडिचर कम है, तो आप फायदे में रहोगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट में चल रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपका जो फॉरेन कैपिटल है वो आपको ओवरकम करने में हेल्प करता है। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम हो रही है और उस कंडीशन में अगर आपकी कंट्री में फॉरेन कैपिटल एंटर करती है, लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा, सब कुछ ग्रो करने लगेगा, इकोनॉमी ग्रो पर आ जाएगी, ग्रोइंग इकोनॉमी हो जाएगी आपकी, इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और आपका डेफिसिट क्या होगा, पहले से रिड्यूस करेगा। तो यही बताया गया है आपके लास्ट पॉइंट में, जो कि आपका सिग्निफिकेंस का लास्ट पॉइंट है। क्लियर, आई थिंक ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब हम फटाफट डिटर्मिनेंट्स देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स आप कह सकते हो या फिर कह सकते हो अफेक्टिंग फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो आपकी फॉरेन कैपिटल फ्लो को अफेक्ट करती है। मतलब आपकी कंट्री में फॉरेन कैपिटल ज़्यादा आएगा या कम आएगा या नहीं आएगा, इस चीज़ को तय करती हैं। आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे बाहर के लोग बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, जहाँ पर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, जहाँ की कंपनीज़ के शेयर्स कोई भी नहीं खरीदना चाहता, राइट। तो वही ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं, जो इस चीज़ को निर्धारित करते हैं। इस चीज़ को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है आपका लोकल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है, लोकल फ्रेमवर्क कैसा है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके फॉरेन कैपिटल पे। और अगर मैं बात करूँ खासकर की FDI पे, राइट, कैसे पड़ता है, अगर आपके रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, अगर आपने अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखे होंगे, तो डेफिनेटली कोई बाहर की कंपनी आके आपके यहाँ बिजनेस नहीं करना चाहेगी, है ना। अगर वो प्रॉफिट भी देख रही है फिर भी वो बिजनेस नहीं करना चाहेगी, क्योंकि उसे दिख रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। जो काम हम किसी और कंट्री में 10 दिन में कर सकते हैं, आपकी कंट्री में वही काम करने में हमें 2 महीना लगेगा। इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इतना रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हमें टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा, वो वहाँ की जो प्रोसेस है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना, बहुत ज़्यादा हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद अगर हमसे कोई गलती होती है, कहीं पर कोई चूक होती है, तो वहाँ पर हैवी पेनाल्टीज़ हैं, क्योंकि रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ऐसी कंट्रीज से क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो दूर रहने की कोशिश करते हैं, वहाँ लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इन्वेस्ट कहाँ करना चाहते हैं, जहाँ की इकोनॉमी थोड़ी सी ओपन अप होती है, जहाँ पर थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, कम स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना, थोड़े से लिबरल होते हैं। वहाँ पे लोग ओपनली बिजनेस करने में फ्री फील करते हैं। अगर रेगुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर वो लोग फ्री फील नहीं करते। उसके बाद देखिए मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है आपका। मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आपने सुना होगा, आपका एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, है ना। मैक्रो होता है, माइक्रो होता है। तो मैक्रो में आपके जो बहुत ब्रॉड लेवल पे आपके जो आपका इन्वायरमेंट है या आपकी जो इकोनॉमी है उसको इफेक्ट करते हैं, वो आपके मैक्रो की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आपका हो गया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, है ना, या आपका हो गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपका जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो गई, है ना, इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। तो ये भी डिपेंड करता है, इकोनॉमिक सिस्टम भी आपका या तो मिक्स्ड होगा या कैपिटल होगा या सोशल होगा। अगर आपके यहाँ सोशल सिस्टम है, मतलब पूरा का पूरा सरकार का स्वामित्व है, सरकार हर चीज़ को रेगुलेट कर रही है, चला रही है, लोगों का कोई वहाँ पर जो कैपिटलिस्ट है उनका कोई डोमिनेंस नहीं है ज़रा भी, पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है, सरकार का है। तो उस इकोनॉमी से लोग बचने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पर सरकार का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है, एक तरह से कह लो रेड टैपिज्म की कंडीशन है। दूसरी तरफ अगर आपकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट है या फिर आपकी इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड है,
तो वहाँ पर थोड़ी सी कंडीशंस ईजी हो जाएंगी बिजनेस करने के लिए, क्योंकि मिक्स्ड की कंडीशन में भी सरकार का भी डोमिनेंस होगा और आपका बिजनेस भी चल रहे होंगे, जैसा कि आप इंडिया में देख रहे हो, है ना। और दूसरी तरफ अगर आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहाँ पर कंप्लीटली जो आपके कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी डोमिनेंस होगी, सरकार का इंटरवेंशन होगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो वहाँ पर भी थोड़ा बिजनेस करना पॉसिबल होगा। तो इस तरह की कंडीशंस को चेक करने के बाद आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, आपकी इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, उन चीज़ों को चेक करने के बाद कंपनी उस कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होती है या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। ऐसा तो नहीं आपकी कंट्री में सिविल वॉर छिड़ी हुई है, ऐसा तो नहीं आपकी कंट्री का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो अनस्टेबल है। आपने सुना होगा कुछ कंट्रीज़ में अपनी जो उनकी खुद की गवर्नमेंट है वहीं लड़ाई होती रहती है ना, सिविल वॉर्स चलती रहती है। जनता जो पब्लिक है, वहाँ की जो जनता है वो गवर्नमेंट से खुश नहीं है, वो प्रोटेस्ट कर रही है, ठीक। तो वहाँ की जो सिचुएशन होती है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में लोग वहाँ पर बिजनेस नहीं करना चाहते, लोग वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता कि कब क्या हो जाएगा। जो आपकी पार्टी वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है वो कब तक के लिए है, कब हट जाएगी, कुछ अता पता नहीं होता। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है जिन कंट्रीज़ में, वहाँ पर भी थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट है आपका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो एडवर्सली इफेक्ट होता है ना। अगर आपकी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो जो आपकी गवर्नमेंट है वो भी कोशिश करेगी कि जो फॉरेन कैपिटल है वो आपके देश में आए, है ना, उन्हें अच्छे अच्छे ऑफर्स देगी, अच्छी अच्छी स्कीम्स देगी, तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद देखिए क्या है, साइज़ ऑफ द मार्केट। अब ये देखा जाता है कि आपके यहाँ मार्केट का साइज़ क्या है, क्योंकि कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी अगर आपके यहाँ आ रही है बिजनेस करने के लिए तो वो ये देखेगी ना स्कोप कितना है आपकी मार्केट में। ऐसा तो नहीं मार्केट बहुत ही ज़्यादा छोटी है, जो डोमेस्टिक आपके मार्केटर्स हैं वही उस मार्केट को सर्व करने में केपेबल हैं, और इवन वो भी ओवर कैपेबल है ना। मार्केट की इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो इतना सब ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विस को एब्जॉर्ब कर पाए। तो ऐसी कंट्री में फॉरेन से कंपनीज नहीं आना चाहेंगी जब आपका मार्केट ही बड़ा नहीं है, जब आपके मार्केट में स्कोप ही नहीं है, जब आपकी मार्केट इतना ज़्यादा उन्हें कमा के नहीं देगी, है ना, इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है वहाँ पे इन्वेस्ट करना, तो कोई क्यों इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो मार्केट का साइज़ क्या है और मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसी के बेस पर लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, टैक्सेशन लॉज। टैक्स कितना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपने इतने हैवी टैक्स लगा रखे हैं फॉरेन कंपनीज पर कि वो जितना कमा रही हैं वो सारा का सारा वो टैक्सेशन में देना पड़ जाए उन्हें। तो ऐसी कंडीशन में तो वो नहीं आना चाहेंगी। अगर उन्हें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो वो आके क्या करेंगे, वो यहाँ क्यों बिजनेस करेंगी। आके वो यहाँ पर आ भी रही हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही हैं, आपके लोगों को अब वो एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, और बदले में अगर उन्हें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा या जितनी भी इनकम हो रही है वो उनकी ज़्यादातर भाग उसका टैक्सेशन में ही निकल जा रहा है, तो वो नहीं आना चाहेंगी। टैक्सेशन लॉज आपके कैसे हैं, लिबरल हैं या स्ट्रिक्ट हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके यहाँ की जो फॉरेन कैपिटल का फ्लो है वो कैसा होगा, हैवी होगा या लो होगा। उसके बाद 6 पॉइंट देखिए क्या है, इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। आपके यहाँ का इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट क्या है, आपके यहाँ का इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्ट क्या है, आपकी जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहती है या फॉरेन कंपनीज से वो बचना चाहती है। जब आपका एलपीजी का पॉलिसी आया, एलपीजी की पॉलिसी से पहले हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, क्योंकि हमारी कंट्री का जो प्रोस्पेक्ट था फॉरेन कैपिटल को लेके वो थोड़ा सा निगेटिव था, है ना। हम उन्हें अधिकार नहीं देना चाहते थे, हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे कि नहीं आप 50% से ऊपर तो परचेज ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो क्या करती थी, वो आना यहाँ पसंद ही नहीं करती थी, वो और दूसरी कंट्रीज़ में जाना पसंद करती थी जहाँ उन्हें फ़ायदा मिलता था। तो आपके यहाँ का इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट क्या है, आप क्या सोचते हो, आप इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना चाहते हो या नहीं, या किस लेवल पे चाहते हो, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आपका कैसा है, इकोनॉमिक लेवल पे आप कैसा डेवलपमेंट आगे देखते हो, ये सब मैटर करता है जब बाहर से कोई कंपनी आपके यहाँ आती है। फिर आते हैं 7th पॉइंट पे, गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार की क्या पॉलिसीज़ है, आपने सुना होगा गवर्नमेंट टाइम टू टाइम काफ़ी सारे एग्जम्पशंस देती है, काफ़ी सारे पॉलिसीज़ चलाती है, सब्सिडीज़ देती है ना, ऑफर्स देती है। तो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरल है, स्ट्रिक्ट है ना, हाईली स्ट्रिक्ट है, मॉडरेट है, लिबरल है
इस बात पे डिपेंड करता है। अगर हाईली स्ट्रिक्ट है तो डेफिनेटली कंपनीज नहीं आना चाहेंगी, अगर मॉडरेट है और लिबरल है तो कंपनीज आना चाहेंगी। गवर्नमेंट अगर पॉलिसी ऐसी बना रही है जिससे जो फॉरेन कंपनीज है उनका भी फ़ायदा है ना, उनके लिए उन्हें एक पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है, उन्हें एक स्कोप दिख रहा है अपनी ग्रोथ का, अपने लिए प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी का, तो वो एंटर करना पसंद करेंगी आपकी इकोनॉमी में। अगर आपकी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो एक तरह से एंटी हैं, मतलब आपका जो फॉरेन कैपिटल है उसके अगेंस्ट है ना, एंटी फॉरेन कैपिटल है, तो उस कंडीशन में जो कंपनीज हैं वो यहाँ के इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगी। 8th पॉइंट देखिए, इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन। कई बार आपने सुना होगा कि बैन लगा दिया जाता है कुछ कंट्रीज़ के बीच में, जब उनके बीच में अच्छे रिलेशन नहीं होते तब हम बैन लगा देते हैं कि नहीं, हम आपकी कंपनी को यहाँ नहीं आने देंगे। आपने सुना होगा लास्ट ईयर जब इंडो चाइना के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो उस कंडीशन में FDI पे काफ़ी सारी रोक लगा दी थी इंडियन गवर्नमेंट ने, है ना, काफ़ी सारी रोक लगा दी थी और कह दिया था कि आप फ्रीली यहाँ पे आके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्योंकि जो चाइना था वो कैसी पॉलिसी अपना रहा था, डोमिनेंस की पॉलिसी अपना रहा था। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं और आप चाहकर भी उस कंट्री में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आपके इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं, है ना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन कैसे हैं, ये मैटर करता है। ये आपने सुना होगा जब पाकिस्तान से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे कुछ साल पहले, तो इंडिया ने इम्पोर्ट ड्यूटी को 100 से 200% कर दिया था, डबल कर दिया था। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जितना उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी डबल हो गई है ना, उन्हें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, टैक्स उन्हें ज़्यादा भरना पड़ेगा। तो जब पॉलिटिकल रिलेशन ख़राब होते हैं किसी भी कंट्री के साथ किसी दूसरी कंट्री के, तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस, इस तरह के बैन्स देखने को मिलते हैं। एक तरह का एडवर्स एटमॉस्फेयर, एडवर्स इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारी फॉरेन कैपिटल पे। जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जिन कंट्रीज़ से हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं उन कंट्रीज़ से अच्छा इन्वेस्टमेंट आता भी है, हम उसे इनकरेज भी करते हैं और हम भी उन कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और ऑन द अदर हैंड जिन कंट्रीज़ से पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं उसका एक तरह से एडवर्स इम्पैक्ट रहता है हमारे फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस स्टेबिलिटी। आपके यहाँ प्राइसेस कैसे हैं, वोलेटाइल नेचर के हैं या स्टेबल नेचर के हैं, फिक्स्ड है या वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब परिवर्तित हो रहे हैं टाइम टू टाइम, और फिक्स्ड का मतलब है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी है उसमें। सपोज कोई कंपनी आती है आपके यहाँ, किसी कंपनी को खरीदती है ना, आकर किसी कंपनी को खरीदती है और कुछ ही टाइम बाद उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, उसके शेयर्स के प्राइसेस घट जाते हैं, उसके सामान के प्राइसेस घट जाते हैं, तो फॉरेन कंपनी को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा, है ना। तो वो ये चीज़ पहले से चेक कर लेते हैं कि आपके यहाँ के प्राइसेस में स्टेबिलिटी है या नहीं है। आपके यहाँ के जो प्राइसेस है वो वोलेटाइल नेचर के तो नहीं है, क्योंकि वोलेटाइल होंगे, फ्लक्चुएटिंग होंगे तो डेफिनेटली रिस्क उनका बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं। फिर देखिए सेकेंड लास्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट्स विद ग्लोबल ट्रेंड्स। ग्लोबल ट्रेंड्स के कंपैरिजन में या ग्लोबल ट्रेंड्स के प्रोस्पेक्ट में आपने इंटरेस्ट रेट कितना रखा हुआ है। अगर फॉरेन कंपनी आके इन्वेस्ट करेगी तो उसे कितना फ़ायदा लगभग मिलेगा, है ना। इंटरेस्ट रेट कैसे हैं आपके यहाँ जो स्कीम्स चल रही हैं उन पर इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, या अगर फॉरेन से कोई कंपनी को इन्वेस्टर आता है, वो इन्वेस्ट करता है तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा। तो ये चीज़ मैटर करती है। रिटर्न जितना हाई होगा वो इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा होगा, रिटर्न जितना लो होगा इन्वेस्टमेंट उतना कम होगा। लास्ट है आपका एडवर्टाइजिंग मीडिया। एडवर्टाइजिंग मीडिया का आजकल के टाइम में देखा जाए तो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि जो आपकी कंपनीज़ हैं, जो आपके यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में बाहर के लोगों को आखिर पता चलेगा कैसे, है ना। आपको एडवर्टाइजमेंट अपना करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट आप दोगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आपके यहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपने देखा होगा जब सरकार स्कीम चलाती है तो उसके बारे में टीवी में बार बार एडवर्टीजमेंट आते हैं, है ना, रेडियो में एडवर्टीजमेंट आते हैं, पेपर्स में निकलता है, या सोशल मीडिया पे उसका बहुत ज़्यादा प्रचार किया जाता है, ट्विटर वगैरह पे उसके एड्स डाले जाते हैं, और बाकी जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं वहाँ पर भी उसका प्रचार किया जाता है। तो एडवर्टीजमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है आपके
फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खींचने में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में, है ना, उसको फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने में। क्योंकि जो फॉरेन में बैठे लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा, वो पर्सनली तो आकर देखेंगे नहीं, उन्हें तो जो आपके एडवर्टीजमेंट्स हैं, उन्हें जो आपकी पब्लिसिटी आप कर रहे हो उसी से तो पता चलेगा। तो आप जो पब्लिसिटी कर रहे हो, आप जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हो वो कितना है, उसका एक्सटेंट कितना है, उसका इम्पैक्ट कितना है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ फॉरेन कैपिटल का जो फ्लो है वो कैसा होगा, हाई होगा, मॉडरेट होगा या लो होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपके फॉरेन कैपिटल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं कह सकते हो, या फिर ये भी कह सकते हो कि डिटरमाइन करते हैं, है ना, निर्धारित करने वाले तत्व या प्रभावित करने वाले तत्व। जो आपकी विदेशी पूंजी है उसको निर्धारित करने वाले तत्व भी कह सकते हो आप इन्हें, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपकी विदेशी पूंजी को प्रभावित करते हैं ये सारे आपके तत्व। ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉरेन कैपिटल का चैप्टर था, पूरा फॉरेन कैपिटल टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। मीनिंग था इसमें, टाइप्स थे, नीड था, सिग्निफिकेंस था, पर्पस था, और एट द एंड आपका फैक्टर्स थे जो आपके फॉरेन कैपिटल को इन्फ्लुएंस करते हैं।